चलो जी, तो सभी को नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से, अभिनंदन है आप सभी का जूनियर असिस्टेंट की इस क्लास में। एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 1 मिनट का समय दे दो, मैं इसको सही कर दूँ। आपके कमेंट ही नहीं दिख रहे यार, बताओ ऐसा है। चलो जी, आ जाओ, चलते हैं आज के सेशन की ओर। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और बताना है कि सूची 1 में संधि विच्छेद है और आपका इसमें संधि रूप है। आपको बताना है, इसमें से मिलान करना है। प्रति प्लस एक क्या होगा? बोले सर प्रत्येक होगा। क्या कहेंगे? प्रत्येक होगा। कौन सी संधि है? तो यहां से देखो ई निकालोगे, यहां से ए निकालोगे तो यहाँ पे या बन जाएगा, मतलब या से पहले आधा अधूरा अक्षर यण संधि हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने कहा तथा प्लस अपि, अर्थात तथापि होगा। क्या होगा? तथापि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तथा प्लस अप, यहाँ से आ निकलेगा और यहाँ से भी आ निकलेगा, दीर्घ आ बनेगा। तो ये कौन सी हो जाएगी? बोलो सर दीर्घ संधि हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है रमा प्लस ईस, यहाँ से देखो आ निकलेगा और यहाँ से ई निकलेगा, दोनों मिलकर के ए बनेंगे, मतलब गुण संधि है। दोनों मिलकर के क्या बनेंगे? ए बनेंगे, गुण संधि है। तो बोलो सर ये गुण संधि हो गई। फिर न प्लस अक, देखो ये रमेश हो गया। ठीक है, न प्लस अक क्या हो जाएगा? न है और उसके बाद अक है। देखो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे न है प्लस अक है। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा? ना, हलंत लगाएंगे तो ए की मात्रा बाहर आएगी। उसके बाद ये आ जाएगा आपका, ये कब बना होगा? इधर आए रहा होगा। ठीक है, आए रहा होगा। और उसके बाद देखो भिन्न स्वर है, तो जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो सर नायक हो जाएगा। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। तो यहाँ नायक हो गया आपका, अयादी संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे देख लो डी का पहला कहाँ पे? तीनों में है। अच्छा, इसका पहला का दूसरा कहाँ पे? पहला का दूसरा, ये काट दो, ये काट दो। दूसरे का मतलब बी का तीसरा कहाँ पे है? तो बी का तीसरा यहाँ नहीं है, ये वाला है। डी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट करके बताइएगा। सभी को क्लियर है? सर हम बैच लाइव नहीं ले पाते, रिकॉर्ड। कोई बात नहीं, बाद में देख लिया करो। सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं जरा बताइएगा। ये जो सभी स्वर हैं, सभी स्वर, ये स्वर क्या होते हैं? कोई बताएगा? देखो सभी के सभी जो स्वर होते हैं ये सघोष होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। सघोष होने के साथ ये क्या होते हैं? आप कहोगे सर ये अल्प प्राण भी होते हैं। क्या होते हैं? सघोष के साथ ये अल्प प्राण होते हैं। तो दीर्घ वीर्घ तो होते ही रहते हैं, दीर्घ और लघु सभी स्वर नहीं होते, इसमें लघु दीर्घ दोनों होते हैं। महाप्राण नहीं होते। क्या बोलेंगे? कहें सर अल्प प्राण होते हैं। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आंसर किया करो, लाइक शेयर मत करो, आंसर करते रहो, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इसमें से नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है तद्भव शब्द कौन सा नहीं है। राजा है, खेत है, किसान है और दाहिना है। इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी से। रेणु जी, कृष्णा जी, संजय, रेणु, सभी लोग बताइएगा। कह रहा है कि इसमें तद्भव शब्द कौन सा नहीं है मेरे भाई? खेत, किसान और दाहिना। देखिए दाहिना तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? बोलो सर दक्षिण होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा किसान का क्या होता है? किसान का कृषक होता है, याद रखेंगे, कृषक होता है, आसान है। खेत का तत्सम क्या होता है? बोलो सर क्षेत्र होता है। और ये जो राजा शब्द है ये क्या है? बोलो सर ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? तो कहेंगे सर इसका तद्भव राय हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? बताते चलो एक बार। आंसर कहाँ करने? अरे आंसर कमेंट बॉक्स में करने, और कहाँ करोगे? अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन आज भी अच्छे अच्छे हैं। मैंने वही आपका 70 और 30 का रेशियो रखा है। 70% टफ होंगे, 30%, मतलब जिस तरह से क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट के बन रहे हैं, यूपी आयोग जिस तरह से क्वेश्चन बना रहा है उसी तरह से, उसी फॉर्मेट में मैंने क्वेश्चन रखे, उसी लेवल के रखे हैं। तो अतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बताएंगे सभी लोग। राजकमल जी, रेनू जी, सभी लोग बताइएगा। आंतों की बीमारी, जहां जहां आंत लिखा काट दो, आंसर नहीं होगा। जहां जहां आंत लिखा काट दो, आंसर नहीं होगा। बचा 50-50। हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, मन में किसी प्रकार की शंका होना। बोलो सर नहीं, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अतड़ियों में बल पड़ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बोलो क्लियर है क्या? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा बताना है आपको। क्या लिखना है आपको? आभ्यंतरिक लिखना है। देखिए यहां पे सबसे पहले क्या था? बोलो सर सबसे पहले था अभ्यंतर, अभ्यंतर था। यहाँ पे एक प्रत्यय लगाया गया। ये जो एक प्रत्यय होता है ना, इसका कुछ नियम होता है। नियम शायद मैंने एक दिन बताया था। पहला नियम क्या है कि मान लो इधर आ है, ठीक है ना, और उसका योग मतलब आ से स्टार्टिंग है और एक प्रत्यय यहाँ पे लग रहा है, तो इसकी मात्रा यहाँ पे चढ़ेगी और यहाँ दीर्घ आ बन जाएगा। ऐसे जैसे यहाँ पे है देखो, इसकी मात्रा यहाँ पे चढ़ जाएगी और ये दीर्घ आ बन जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ये आपका आभ्यंतरिक हो जाएगा।
क्या बोलेंगे, ये आभ्यंतरिक हो जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। दूसरा एक नियम और होता है, वो भी बता देता हूं आपको। दूसरा नियम ये होता है कि मान लो ई आ जाए, लघु ई आ जाए, दीर्घ ई आ जाए या फिर लघु ए आ जाए, और उसके बाद जो है आपका इक प्रत्यय हो रहा हो, तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, और ये जो तीनों हैं ये किस में बदलेंगे, ये दीर्घ ए में बदल जाएंगे, याद रखिएगा। जैसे आपने कहा इतिहास शब्द, इतिहास लिखते हो ना, तो इतिहास में जब इक प्रत्यय लगाते हो, इक प्रत्यय लगाओगे तो इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका ऐतिहासिक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। ये दूसरा नियम हो गया। एक और नियम है, तीसरा भी बता देता हूं। तीसरा नियम ये होता है, मान लो इधर ऊ है और इधर दीर्घ ऊ है, ठीक है ना, और इसका योग किसके साथ हो रहा है, इक प्रत्यय के साथ हो रहा है, इसकी मात्रा लास्ट वाले पे चढ़ेगी, और यहाँ जो भी होगा वो अ में बदल जाएगा। बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है, जैसे आपने कहा भूगोल, इसमें जब इक प्रत्यय जोड़ोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, और यहाँ बन जाएगा भौगोलिक बन जाएगा। क्या बनेगा, बोलो सर भौगोलिक बन जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है क्या सभी को, वेरी गुड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आभ्यंतरिक लिखना है आपको। ये देखो यहाँ पे गलती है, और उसके बाद आपका यहाँ पे देखो गलती है सरासर, और यहाँ पे आपकी यहाँ पे भी गलती है। ये वाला आंसर क्या होगा आपका, राइट होगा, सी वाला कर दीजिएगा। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। सर मैं तो रीजनिंग की क्लास लेने आया था, 9 बजे रितिका मैम में होती है, आप कैसे आ गए। अब आप हम आ गए राहुल जी, क्या बताएं। चलिए, पार्वती का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, बताइएगा। पार्वती जी को क्या कहा जाता है, बोलो सर पार्वती जी को सती कहा जाता है, इनको उमा कहा जाता है ना, उमा, इनको शैलजा कहते हैं, शैलजा, शैलपुत्री भी बोला जाता है, शैलपुत्री कहते हैं इनको, पर्वत की पुत्री मानी जाती हैं। इनको सती भी बोलते हैं, उमा बोलते हैं, और क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इनको शिवानी भी कहा जाता है, शिवानी भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इनको गिरिजा भी बोलते हैं, गिरिजा, गिरिजा याद रखिएगा। उसके बाद क्या कहेंगे, इनको जो है रुद्रा भी, रुद्रप्रिया भी कहा जाता है, रुद्रप्रिया बोलते हैं, रुद्रप्रिया, ठीक है। इनको शिवप्रिया भी कहा जाता है, शिवप्रिया। ये सब किसके हैं, पार्वती जी के नाम हैं। और पार्वती जी को अपर्णा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, अपर्णा के नाम से। अब देखो, शैलजा कहा जाता है, शिवानी कहा जाता है, गिरिजासना भी कहते हैं, गिरिजासन भी कहते हैं, गिरजा का आसन, गिरजा नहीं, गिरजा होगा, सान गलत लिख गया यहाँ पे मुझे लगता है, गिरजा कहा जाता है। ये हटा दो, ये जो है यहाँ से 1 मिनट का समय देना मुझे, इसको यहां से उड़ा दो। ये क्या हो गया भाई, अच्छा देखो अब ये सही है, ठीक है, 1 मिनट का समय दीजिएगा। ये जो अर्पणा लिखा है ये गलत लिखा है, ये मैंने क्या लिखा, अपर्णा, ये सही है, अर्पणा गलत लिखा है, तो बी वाला आंसर क्या होगा आपका, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है, वेरी गुड। डेली क्लास होती है सेम टाइम पे। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी, बताइएगा। अब तुलसी जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, अगर आप देखोगे तुलसी जी की, तो भैया सबसे बड़ी जो है रामचरितमानस है, रामचरितमानस है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इनकी रचना है हनुमानाष्टक, हनुमानाष्टक है, हनुमानाष्टक है। और क्या बोलेंगे, रामलला नाछू है, रामलला नाछू है, नाछू। उसके बाद इनकी जानकी मंगल, जानकी मंगल, ये सब याद रखिएगा, पूछता है। जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, पार्वती मंगल है, ठीक है ना, पार्वती मंगल है। और क्या बोलेंगे, इनकी बरवे रामायण है, बरवे रामायण, बरवे रामायण भी है इनकी, रामायण भी है। इनकी एक रचना है विनय पत्रिका, भी याद रखिएगा, विनय पत्रिका। अब यहाँ पूछ रहा है ऐसी कौन सी रचना है जो तुलसीदास की, ऐसी कौन सी रचना जो शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए, इनकी शारीरिक पीड़ा थी उसको सही मतलब हो जाए, उसके लिए इन्होंने कहा था ये वाली हम वो रचना लिखेंगे। एक बार सभी लोग आंसर करिएगा प्लीज। अच्छा, बहुत स्पीड है सर आपकी, दिमाग में फिट नहीं कर रहे हैं। अच्छा चलिए, आसानी से चलते, धीरे धीरे बता दिया करो अगर स्पीड ज्यादा है तो, ठीक है। तो विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस, जानकी मंगल, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो बोलो सर हनुमान बाहुक, ये वाला आंसर हो जाएगा बी वाला। ये कह रहा है तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारण के लिए लिखी थी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका हनुमान बाहुक। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, इसमें कौन सा गुण है बताइएगा। देखिए, आप अगर काव्य के गुण देखोगे, काव्य के गुण तो कितने गुण होते हैं, बोले सर आपके 3 गुण होते हैं, माधुर्य, ओज और आपका प्रसाद। माधुर्य गुण में आपकी अगर रीति की बात करोगे तो कौन सी रीति आती है, बोले सर इसमें वैदर्भी रीति आती है, वैदर्भी रीति आती है, ध्यान रखिएगा, रीति भी आपको कल बताई थी। ओज गुण में आपकी कौन सी आती है, तो बोले सर ओज गुण में आपकी गौड़ी रीति आ जाती है,
गौड़ीय रीति आ जाएगी, गौड़ी रीति ध्यान रखिएगा। वामन के अनुसार 3 रीतियां हैं। प्रसाद में आपकी पांचाली रीति आती है। कौन सी आती है? पांचाली रीति आती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है मेरे भाई कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग में प्रबुद्ध शुद्ध भारती और स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आप कहोगे सर इसमें कौन सा रस है? तो भैया ये वीर रस है। कौन सा रस है? वीर रस है, सैनिकों के लिए लिखा गया है। अब आपको ये देखना है यार, इसमें माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण, इनमें से ऐसा कौन सा गुण है जिसमें वीर रस आता है? तो क्या बोलेंगे? आपको कल मैंने बताया था, कल वाली क्लास देखिएगा खोल करके, पीडीएफ भी है आपके पास, कल वाली क्लास खोल के देखिएगा, वहां पे ओज गुण बताया था। ओज गुण में आपका वीर रस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका माधुर्य गुण में कौन सा हो गया? आपका हास्य रस हो गया, श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया, शांत रस हो गया। वीर, रौद्र और आपका भयानक और आपका विभत्स, ये सब किस में आ जाएंगे? ओज गुण में आ जाएंगे। प्रसाद गुण में एक आपका आता है जिसको हम बोलते हैं अद्भुत रस, ध्यान रखिएगा। चलिए, कह रहा पक्षी का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? ये आसान क्वेश्चन हो जाता है, कमेंट करके बताएगा सभी लोग। पक्षी को क्या बोलते हैं सर? पक्षी को पंछी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको खग बोलते हैं, खेचर भी कहा जाता है, इसको खेचर बोलते हैं। इसको द्विज कहा जाता है, अंडज कहा जाता है। क्या बोलेंगे कहेंगे सर? अंडज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको शकुंत कहा जाता है, शकुंत याद रखिएगा। इसको शकुनी के नाम से भी जाना जाता है, शकुनी कहा जाता है, ठीक है। ये सब किसके हैं? पक्षी के पर्यायवाची हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो शकुंद लिखा हुआ है, शकुंद, शकुंद इसको नहीं कहते। शकुंद जो है किसको कहते हैं? बोले सर मंद को कहा जाता है। जो सुस्त होता है ना, सुस्त, उसको कहा जाता है। जो शिथिल होता है, शिथिल, इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है और महाप्राण है? तो घोष है और महाप्राण है। अब देखो ये सब ऊष्म व्यंजन लिखे हुए हैं। अगर आप देखोगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन से हैं या उष्ण व्यंजन कौन से हैं? क्या बोलेंगे? ऊष्म व्यंजन है। उष्ण व्यंजन कौन से हैं? या आपसे पूछे संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, भैया बताओ जरा। तो आप क्या कहोगे? संघर्षी व्यंजन। तो आप कहोगे सर 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4। तो आप कहोगे सर चारों लिखे हुए हैं, ठीक है, ये होता है। हा का एक दूसरा नाम है, इसको काकल्य भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। अब कह रहा है इसमें से घोष होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए। तो एक बात याद रखना, ये जो तीनों के तीनों है, ये देखिए, अगर मैं कहूं चारों के चारों, तो पहले 3 लिख देता हूं। ये जो 3 है ये क्या है? आप कहोगे सर ये सघोष है। सघोष कह लो या इनको घोष कह लो। नहीं, रुक जाओ 1 मिनट, माफ करना। इनको क्या कहोगे? कहोगे सर इनको अघोष कहोगे, अघोष है, ठीक है। और ये जो चारों के चारों है ना, ये सब क्या है? ये आपके महाप्राण है, महाप्राण। तो सर ये हा क्या है? हा जो है ये आपका सघोष है। हा क्या है? सघोष है, अर्थात घोष है। कह रहा घोष हो और महाप्राण हो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला राइट होगा। इसका दूसरा नाम काकल्य भी है। क्लियर है? वेरी गुड। अगला कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा तद्धित प्रत्यय है, जरा बताइएगा। अब तद्धित प्रत्यय इसमें से कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ लगता है उसको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जो क्रिया या धातु के साथ लगता है उसको हम कृत्य प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। अब इसको जब आप तोड़ोगे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर यहां से निकलेगा शिक्षा और उसके बाद आ जाएगा अख, ठीक है। इसको तोड़ोगे क्या आएगा? आप कहोगे सर यहां से निकलेगा पुरुष और उसके बाद आ जाएगा या, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखोगे आप आएगा माया, माया, उसके बाद वी, ठीक है। और यहां से देखोगे आप, जब इसको देखोगे तो यहां से क्या निकलेगा? सज, और उसके बाद क्या निकलेगा? आवट। क्या निकलेगा? बोलो सर आवट निकलेगा, ठीक है। सज क्या है? आप कहोगे सर सज धातु है। आवट क्या है? यहाँ पे प्रत्यय लगा हुआ है, अर्थात ये कौन सा प्रत्यय है? तो आप कहोगे सर ये कृत प्रत्यय है। आंसर आपका यही वाला हो जाएगा। बाकी सब में क्या है? देखो शिक्षा संज्ञा है, पुरुष भी संज्ञा है, माया भी भाववाचक संज्ञा है। तो ये तीनों के तीनों किससे हैं? ये तीनों के तीनों आपके तद्धित प्रत्यय लगे हुए हैं। बाकी सजावट में आपका क्या है? कृत प्रत्यय लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, मैं नहीं करूंगा। आंसर बताइएगा सभी के सभी। चलो जल्दी जल्दी आंसर बताओ सभी के सभी। एक बार बता चुका हूं, ऐसे डिस्कस हो रहा था हम लोगों का, तब मैंने ये वाला क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो तो आप लोग अच्छे से इसको बता पाओगे। चलिए जी, आंसर करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि गारसा दा तासी के, ये गारसा दा तासी कहां के रहने वाले थे? तो ये आपके फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। सर्वप्रथम हिंदी साहित्य,
साहित्य लिखने का प्रयास किया, लिखने का प्रयास किया था इन्होंने, ठीक है, लिखने का प्रयास किया था। और ये फ्रांस के थे, कभी भारत नहीं आए थे। ये पत्राचार के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते थे, जिसमें इन्होंने 666 कवियों को रखा था और जिसमें सबसे ज्यादा उर्दू के कवि थे। तो इन्होंने कहा हिंदी जैसी कोई लैंग्वेज ही नहीं है, ठीक है। खैर ये तो अलग की बात हो गई। अब इधर आ जाओ कि इन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है दा ला लिटरेत्योर एंदोई ए इंदोस्तानी, ठीक है, एंदोई ए इंदोस्तानी। ये आपका 2 संस्करण में जो है क्या बोलते हैं प्रकाशित हुआ था। इसका जो प्रकाशन हुआ था, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 2 संस्करण में हुआ था। कितने संस्करण में हुआ था? बोले सर 2 संस्करण में हुआ था। जो हाँ 2 संस्करण में। और उसके बाद जो इनका पहला संस्करण था उसके 2 भाग थे, 2 संस्करण में। और जो पहला संस्करण था, पहला संस्करण इसके 2 भाग थे। कितने भाग थे? बोले सर 2 भाग थे, ध्यान रखिएगा 2 भाग। तो जो पहला वाला भाग था, यहां क्या पूछ रहा है, दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इनका जो पहला वाला क्या कहते हैं भाग था वो 1839 में। कब? 1839 में प्रकाशित हुआ। और ये पहला वाला प्रथम भाग इधर ही लिख देता हूं इसका जो पहला संस्करण था, ठीक है ना, दूसरे भाग में था। तो जो पहला वाला भाग था, प्रथम भाग, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्रथम भाग कब इसका प्रकाशित हुआ? तो आप कहोगे सर प्रथम भाग 1839 में। क्या बोलेंगे? 1839 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और जो क्या बोलते हैं आपका पहला संस्करण का जो दूसरा भाग था, द्वितीय भाग, तो ये द्वितीय भाग कब आया? ये आया था इनका लगभग आपका 8 सालों के बाद, 1847 में, 1847 में। उसके बाद जो इनका दूसरा संस्करण था, दूसरा संस्करण वो आया था आपका 1871 में। दूसरा संस्करण जो आया वो कब आया? वो आया भैया 1871 में, ध्यान रखिएगा। कब आया था? 1871 में। तो पूछा है दूसरा संस्करण, दूसरा भाग नहीं पूछा है ना, पहला भाग पूछा है, इस बात को याद रखिएगा। तो ये कब हुआ? आपका 1871 में हुआ। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है? ये अपने हाथ से ही बना रहा हूं मेरे भाई। अभिषेक साक्य पूछ रहे क्या इतना डिफिकल्ट पेपर आएगा? तो आप एक काम करना अभिषेक, जो 54 पद वाला पेपर हुआ था, हालांकि मैंने सॉल्व भी कराया, फिर से कराऊंगा सॉल्व, वो दूसरे वाले चैनल पे कराया था, तो उसको मैं फिर से सॉल्व कराऊंगा। तो वो जो 54 पद वाला था उस पेपर को उठा के देखिएगा, और जो हाल ही में पेपर हुए हैं उनको उठा करके देखिएगा, फिर आप मुझे ये बताइएगा। अभी मैंने पहली वाली क्लास में 2 पेपर सॉल्व कराए वो देखिएगा, और उससे जो पहले 54 पद वाला हुआ था उसको देखिएगा, ठीक है। चलिए आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इस पत्र में पाने वाले अधिकारी को नाम या उपनाम से संबोधित किया जाता है, ऐसा कौन सा पत्र है बताइएगा। अर्ध सरकारी पत्र है, टिप्पण पर है, या फिर परिपत्र पर, या फिर अनुस्मारक, या फिर इसमें। देखिए परिपत्र क्या होता है, मान लो ये एक मुख्यालय है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपका मेन ब्रांच है या मुख्यालय इसको मान लो। और इस मुख्यालय से जब एक साथ कई सारे पत्र प्रकाशित होते हैं, एक साथ कई सारे पत्र प्रकाशित होते हैं अलग अलग जगहों पे, अलग अलग उसमें संबंधित कार्यालयों में, तो उसे परिपत्र कहा जाता है। अनुस्मारक पत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने पहले कोई पत्र भेजा था, ठीक है, मतलब आप दोनों मतलब आप भी किसी उसमें कार्यरत हैं, आपने एक पत्र भेजा दूसरे कार्यालय को, और वो पत्र पे कोई सुनवाई नहीं हुई, तो आपने उसको याद दिलाते हुए एक दूसरा पत्र भेजा, उसको अनुस्मारक पत्र कहा जाता है। लेकिन इसमें जो है नाम नहीं लिखे जाते, ध्यान रखिएगा। यहां अगर इस पत्र में पाने वाले अधिकारी का नाम लिखा जाता है, और नाम कभी कभी ये गोपनीय पत्र भी होता है, इसको अर्ध सरकारी पत्र बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको अर्ध सरकारी पत्र बोला जाता है। या तो ये समान अधिकारी के उसमें किया जाता है, या ऊपर वाला अपने नीचे से थोड़ा सा नीचे पोस्ट वाले को कर सकता है। हाँ नहीं, पीजीटी टीजीटी से ऊपर तो नहीं है कृष्णा मिश्रा जी, उसी लेवल का मान के चलो। तो आंसर आपका ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। करेक्ट किस? अच्छा एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं पेपर को एग्जामिनर के अकॉर्डिंग बनाने लगूं जिस तरह से एग्जामिनर पूछ रहा है, तब फिर आप लोग कहते हो अरे भाई साहब मैं पीएचडी कर रहा हूं क्या, इतना टफ पेपर आएगा। और आप देखिएगा क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में, इस बात का थोड़ा सा भरोसा रखिए, क्योंकि जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों ने पहले पढ़ा है हिंदी, ठीक है ना, क्लास में, उसके बाद उन्होंने सिलेक्शन भी लिया है, तो उनका भरोसा है। आप भी थोड़ा सा भरोसा रखिए और पढ़िए, उसके बाद मुझे बताइएगा, ठीक है। चिल मारो आराम से। सीताराम, परशुराम, हानि लाभ, भाई बहन, इसमें से द्वंद्व समास नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर सीता और राम निकलेगा, सीता और राम, सीता और राम,
ठीक है, इसको देखेंगे क्या निकलेगा, आप कहोगे सर हानि, हानि और लाभ आ जाएगा, सॉरी हानि या लाभ आएगा, हानि या लाभ, यहाँ पे या निकलेगा, ठीक है ना। इसको देखेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर भाई और बहन आएगा। अब देखो जहां पे जोड़ीदार मिल जाए आपको, मैंने कहा था जोड़ीदार चाहे मेल मेल हो चाहे मेल फीमेल हो, उसमें क्या होता है, बोलो सर ये आपके इतरेतर द्वंद्व होते हैं। कौन से द्वंद्व हैं, ये आपके इतरेतर द्वंद्व समास है, ध्यान रखिएगा। और जहां लाभ हानि ऐसी जैसी जहां विलोम शब्द आ जाए वहां क्या होता है, वहां पे आपका वैकल्पिक द्वंद्व होता है। द्वंद्व समास के भी 3 भेद होते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व, इसमें समाहार है नहीं। अच्छा, परशुराम का मतलब क्या होता है, तो बोलो सर परशु है जिनके हाथ में वे राम अर्थात परशुराम। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास बन जाएगा आपका, क्या बनेगा, बहुव्रीहि समास बन जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर आपका बी वाला राइट होगा। ये क्या है, बहुव्रीहि समास है, ये द्वंद्व समास नहीं है आपका। ओके, वालेकुम अस्सलाम जी रिजवान जी। जायज, अब देखो एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये मत कहना मैं हिंदी में पीएचडी कर रहा हूँ। आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलते हैं, आपने देखा होगा, आए भी हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने कहा ऐसे क्वेश्चन आते, क्वेश्चन में ही आंसर होगा, बस आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। आपने पढ़ रखा है, ये मेरी गारंटी है। कह रहा जायसीकृत, मलिक मोहम्मद जायसीकृत एक पद्मावत है, आपको पता होगा, जिसपे मूवी भी बनी है, चित्तौड़ के राजा हैं जो। तो तुलसीकृत, इसमें क्या है रहा है कि जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है कि यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, इसकी भाषा ठेठ अवधि है, इसमें नागवती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। जी रिजवान जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आंसर करिएगा मेरे भाई। जारा जी, और कौन है, दिवाकर भाई साहब हैं, तबस्सुम है, और यहाँ पे अभिषेक साक्य जी हैं, सभी लोग आंसर बताइएगा। क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही कह रहा है। जब राजा के चित्तौड़ के राजा का क्या नाम था, राजा कौन थे चित्तौड़ के राजा, वो जब जा रहे थे, बाहर जा रहे थे, तो यहाँ पे नागमती का वियोग वर्णन भी मिलता है। बोलो सर स्टेटमेंट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है इसकी भाषा ठेठ अवधि है। मैं हजारों बार बता चुका हूँ क्लास में कि इनके ये मलिक मोहम्मद जायसी जो है रायबरेली के रहने वाले हैं, ये अवधी भाषा में इन्होंने लिखा है। इनकी कई सारी रचनाएं हैं, आखिरी कलाम है, अखरवाट है, पद्मावत है, ये सब अवधी भाषा में लिखी गई हैं। दूसरी बात, ये एक सूफी काव्य है और ये प्रेमाश्रयी शाखा से बिलोंग करते हैं भक्ति काल में, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, बोलो सर ये प्रेमाख्यानक काव्य है और ये खुद आपके प्रेमाश्रयी शाखा से बिलोंग करते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कह रहा तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया, नहीं, जायसी जी ने पहले ही लिख दिया था, ये तुलसीकृत मानस बाद में लिखी गई। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको अच्छे से समझ के आंसर दोगे तो। कह रहा कि जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, जाति स्मरक, जिसका यौवन क्षत नहीं हुआ है, क्षत यौवन, ईश्वर पर विश्वास करने वाला नास्तिक, और कलम की कमाई खाने वाला मसीजीवी। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। हाँ, चित्तौड़ के राजा, क्या बात है जारा जी, देखो एकदम पढ़ी है, अच्छे से बता रही। राजा रतन सिंह जब जा रहे थे तो नागवती उनके जाने पे रो रही थी, विलाप कर रही थी, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हो उसको जाति स्मरक नहीं कहते हैं, फिर क्या कहते हैं सर, उसको जाति स्मर कहते हैं। क्या कहते हैं, जाति स्मर कहा जाता है, जाति स्मर। मतलब यहां पे जो इतना लिखा है ना, का हटा दो यहां से, ये बात सही हो जाएगी। अच्छा, जिसका यौवन छत नहीं हुआ है उसे क्या कहते हैं, उसे छत यौवन नहीं कहते, उसे छत यौवना कहा जाता है। ओ सॉरी, अक्षत यौवना कहा जाता है, अक्षत यौवना। यहीं पे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जिसका यौवन ढल गया हो, मतलब जिसकी जवानी ढल गई हो। ठीक है, गाना नहीं सुना, मैं समा हूं तू है परवाना, एक दिन तू जल जाएगा और तू ढल जाएगी, ऐसे गाना आता है। तो अक्षत यौवना बोलते हैं जिसकी, भाई जिसका यौवन छत नहीं हुआ है, और जिसका यौवन ढल गया है उसको क्या बोलेंगे, छत यौवना बोलेंगे। या फिर उसको एक और बड़ा प्यारा सा शब्द आता है, अभी याद आएगा बताऊंगा, ढलित यौवना बोलते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने वाले को आस्तिक कहा जाता है, नास्तिक नहीं कहते।
आस्तिक कहते हैं, याद रखिएगा। बचा कौन सा? बोलो सर बचा ये कलम की कमाई खाने वाला मस्जीवी होता है, ध्यान रखेंगे। कमल की कमाई तो आजकल मीडिया खा रही है भाई, बड़ी तगड़ी वाली। आज मीडिया की पूरे भारत में, पूरे विश्व में बड़ी थू थू हुई है। पूरे भारत में पूरे मीडिया की बड़ी थू थू हुई है, सच बता रहे। आज तक इतना फेंकू है भाई साहब, ओफो क्या बताऊं मैं, बड़ा फेंकू है। आज पूरे उसमें बड़ी जो है बेइज्जती हुई है, जो अपनी इंडिया की मीडिया है, जिसमें कई सारे चैनल है, जैसे आज तक हो गया, जी न्यूज हो गया, ऐसे कई सारे चैनल हैं। बड़ी थू थू हुई है, बड़ी फेक न्यूज चलाई है कल इन्होंने बहुत फेक न्यूज चलाई है कल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सभी लोग, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइएगा तो अच्छे से हो जाएंगे। खैर आ जाओ। कह रहा उच्चरंखल शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, जरा बताइएगा। देखो इसको जब तोड़ेंगे तो यहां से क्या निकलेगा, आप कहोगे सर यहां से उत निकलेगा और उसके बाद क्या निकलेगा, श्रृंखल निकलेगा। क्यों निकलेगा सर ऐसे, अब समझिए। एक नियम होता है कि ता और दा का योग यदि कभी भी सा के साथ होता है तो ये दोनों मिलकर के चा बन जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, आप कहोगे सर ये छा बन जाएगा। ये एक नियम होता है, व्यंजन संधि में आप पढ़ते हो। ठीक है, तो जब आप यहां देखोगे पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है, बोलो सर ता है। तो ता किसमें, सा के साथ यहां योग हो रहा है तो ता किसमें बनेगा, आप कहोगे सर ता तो चा बन जाएगा और सा का छा बन जाएगा। अब चूंकि यहां पे री लगा है तो यहां भी री लगा देंगे, ठीक है ना, ऐसे करके। और यहां क्या करेंगे, यहां पे ये जो है इसको ऐसे ही लिख देंगे और इधर जो लगा है उसको भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इनको जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलो सर ये उच्चरंखल हो जाएगा। मैंने कहा आज के बाद मैं तो भैया आज तक नहीं देखने वाला, इतनी फेक न्यूज कौन देता है भाई। और सबसे बड़ी बात कि तुम देश का जो है लीक कर रहे हो मामला। अब वहां पता नहीं कौन खड़ा है, वो बता रहा है उत प्लस श्रृंखल होगा, या थोड़ा इसको चेंज करूंगा मैं। ठीक है, वहां से बता रहे हैं हाँ यहाँ से 2 हेलीकॉप्टर उड़ चुके हैं, 2 विमान उड़ चुके हैं और अभी जाके कराची में फायर कर देंगे। अरे यार तुम सब बता रहे हो, पूरा पोल खोले दे रहे हो भारत की कि सेना क्या कर रही है। चलो सी वाला आंसर हो जाएगा, कसम से बता रहा हूँ, इन पे करोड़ों रुपए की पेनल्टी छापने वाली है। चलिए तो सी वाला आंसर हो जाएगा। जितने चैनल है ना जो रात में न्यूज चला रहे थे, कम से कम 2-2, 3-3 करोड़ की इन पे क्या करे, पेनल्टी लगाए। सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा, हाँ अगला कह रहा कौन सा विलोम युग्म सही है आपको बताना है। औपचारिक का अनौपचारिक, ऋजु का मृदु, कटु का तीक्ष्ण, छत का विक्षत या उपयुक्त में से कोई नहीं। थोड़ा सा आंसर स्पीड में करिएगा प्लीज। हाँ उसमें व्यंजन संधि है बच्चा। गोदी मीडिया हो चाहे कोई भी मीडिया हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब एटलीस्ट भाई जो सेना के जो गुप्त चीजें हैं उनको तो मत बताओ आप, उन्हीं को बता रहे हो सामने वाले को। चलो आ जाओ। कह रहा औपचारिक का क्या होगा, औपचारिक का अनौपचारिक होगा, ध्यान रखिएगा। ऋजु का मतलब क्या होता है, सीधा ऋजु का कह रहा है ऋजु का मृदु, कह रहा विलोम सही है। औपचारिक, औपचारिक का अनौपचारिक। ऋजु का क्या होता है, वक्र होता है, वक्र। मृदु का क्या होता है, मृदु का कठोर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कटु का क्या हो जाएगा, कटु का मधु हो जाएगा, और मधुर कर दीजिएगा, या तो मधु कर दीजिएगा, मधुर कर दोगे चलेगा। तीक्ष्ण का मंद कर दोगे चलेगा। छत और विक्षत एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इन दोनों का विलोम क्या होगा, इन दोनों का विलोम अक्षत कर दीजिएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है। आसान है ये क्वेश्चन, सबसे आसान आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है बताइएगा। बढ़िया से पढ़िएगा, आसानी से बता देंगे आप। स्वाति है, रश्मि है और अनामिका है। स्वाति रश्मि और अनामिका जाएंगी। मेरा बेटा और बेटी बाजार गई है। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, मुझे किताब पढ़ना है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या कहां पे आपको बताना कौन सा सही है। हिंदी सारी खोपड़ी से उड़ गई, आ जाएगी धीरे धीरे, टेंशन मत लो। मैंने भैया आ गए हैं, अब हिंदी भी आ जाएगी। मुझे किताब, किताब क्या है, स्त्रीलिंग है, पढ़नी है, ठीक है। यहां पे गलती, ये गलत हो गया। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी नहीं होगा, 4 है तो गिरफ्तारियां होगा, बहुवचन बनेगी क्रिया, तो क्या बोलेंगे यहां पे गिरफ्तारियां हो जाएगा। गिरफ्तारियां, गिरफ्तारियां, सॉरी गिरफ्तारियां ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, मेरा बेटा और बेटी बाजार गए हैं, बहुवचन क्रिया बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि यहां पे मेरा बेटा, एक बेटा पुल्लिंग हो गया, बेटी स्त्रीलिंग हो गया, 2 हो गए, क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में बनेगी। स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। तीनों स्त्रियां हैं, मतलब स्त्रीलिंग है, तो क्रिया स्त्रीलिंग बनेगी लेकिन बहुवचन बनेगी। ओके जी। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि रित और ऋतु शब्द का युग्म में क्या अर्थ भेद है बताइएगा। तो ये तो आसान है, कर लोगे सारे लोग, जल्दी जल्दी आंसर करो यार, स्पीड थोड़ा बढ़ा के।
कुछ लोग हेलो करने आते हैं, जो हेलो करने आते हैं उनको हेलो करने दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। देखो ऋत का मतलब क्या होता है, ऋत का मतलब होता है सत्य, अनृत का मतलब असत्य होता है। ऋतु का मतलब क्या होता है, मौसम, घटा बोलते हैं जिसको, क्या बोलेंगे, इसको मौसम कहा जाता है। तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, सत्य और मौसम, डी वाला आंसर राइट होगा, डी इज राइट आंसर। अनरत होता तो असत्य हो जाता, अगर अनरत होता तो असत्य हो जाता। अगला, कलम तोड़ देना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कौन बताएगा भाई। कलम तोड़ना, आंसर करेंगे सुनीता देवी, तबस्सुम, अभिषेक साक्य, संजय यादव, कृष्णा। लिखना पढ़ना त्याग देना, अत्यंत क्रोधित होना, अत्यंत मार्मिक या प्रभावशाली रचना करना, लिखने से घृणा करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। अरे यार तुमने कलम तोड़ दी भाई साहब, मजा आ गया। तो आप क्या कहोगे, सुंदर लिखावट। सुंदर लिखावट जो होती है उसको बोलते हैं कलम तोड़ना। अब सुंदर लिखावट से यहाँ पे कौन सा जो है अर्थ जो सुमिलित हो रहा है, इससे जो मैच खा रहा है कोई ऐसा है, मतलब सुंदर लिखना, अच्छा लिखना जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा, अत्यंत मार्मिक व प्रभावशाली रचना करना, सी वाला आंसर राइट होगा, इसमें से बाकी कोई नहीं होंगे, सारे गलत है। क्लियर है। क्वेश्चन अगला कह रहा, अहेतुकी शब्द रूप कौन सा होगा बताइएगा। अहेतुकी का मतलब क्या होता है, पहले इसका शुद्ध रूप बताओ फिर मैं बताऊं। बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी स्वार्थ के मतलब कोई काम करना अहेतुकी कहलाता है बेसिकली। चलिए आंसर करेंगे सभी लोग। अहेतुकी मैंने क्या बोला, अहेतुकी बोला है, जो कि ये वाला शब्द सही होगा। अहेतुकी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। बोलो सर अहेतुकी का मतलब होता है कि बिना किसी हेतु या बिना किसी छिपे हुए स्वार्थ के कोई कार्य करना अहेतुकी कहलाता है। स्वप्न का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। दिवा स्वप्न होगा, खुमारी होगा, निंद्रा होगा या फिर जागरण होगा। तो निंद्रा का क्या होगा, निंद्रा का जागृत हो जाएगा, वैसे जागरण ही कर दीजिएगा, निंद्रा का चलेगा। खुमारी का चेतना कर दोगे तब भी चलेगा, चेतना। और स्वप्न का जागरण हो जाएगा। स्वप्न आप कब देखते हो, जब आप सो रहे हो, तो जाग रहे हो तो कहेगा स्वप्न। डी आंसर राइट होगा, यहाँ पे डी आया क्या सभी का। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण। अब ये आसान है, व्याकरण वाले क्वेश्चन है भाई। कह रहा है कि संज्ञा शब्द से बने विशेषण कौन कौन से हैं, इसमें बताइएगा। अब कितना क्या है, ये तो सर्वनाम से बना है, इसको तो हटा ही दो, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखो यहाँ पे, इसको देखोगे तो ये अंक आ जाएगा और उसके बाद इत आ जाएगा, अंकित बन जाएगा। इधर देखोगे इसको तो अर्थ आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, इक आएगा, आर्थिक हो जाएगा। इसको देखेंगे तो क्या आएगा, आप कहोगे सर क्रोध आएगा, उसके बाद ई प्रत्यय लगा है। इसको देखेंगे तो क्या आएगा, लड़ना से लड़ निकलेगा धातु, और उसके बाद आकू प्रत्यय लगा देंगे, लड़ाकू बनेगा। अब आपसे कह क्या रहा है, आपसे ये कह रहा है कि मेरे भाई इसमें संज्ञा से बने विशेषण कौन कौन से हैं। देखो ये क्या है, ये तो धातु है, क्रिया है, मतलब धातु से बना हुआ है, ठीक है। क्रोध संज्ञा है, ये प्रत्यय है। अर्थ भी संज्ञा है, अंक भी संज्ञा है, ठीक है ना, इत प्रत्यय है। ये सर्वनाम है आपका, बता ही चुका हूं मैं, ये क्या है, सर्वनाम है। तो आप यहां पे देख रहे होगे आंसर कौन सा हुआ, ए बी सी डी ई, आंसर कौन सा है इसमें से। तो कह रहा यहां पे बी हो गया, ठीक है, सी हो गया और आपका डी हो गया। बी सी डी, बी सी डी, बी वाला बा वाला आंसर राइट होगा, ये वाला कर दीजिएगा। हाँ अंकित विशेषण और विशेष दोनों है, अंकित विशेषण भी है और अंकित विशेष भी है, ये भी याद रखिएगा। जैसे पांडु विशेषण भी है और पांडु विशेष भी है, तो यहाँ पे लिख देता हूं, बड़ा अच्छा याद दिलाया आपने मेरे दोस्त। अंकित जो शब्द है ये आता है आरओ में कई बार पूछा गया है, ये जो अंकित शब्द है ये विशेषण भी है, ठीक है, और ये विशेष्य भी है, याद रखिएगा। ये विशेषण और विशेष्य दोनों है। क्लियर है सभी को। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना और बताना है आपको कि इधर क्या है वाक्य है और इधर क्या है क्रिया है, आपको क्रिया से मिलान करना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है राम रोटी खाता है, वेदांत पढ़ता है, शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, वह लड़का चल बसा। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्रिया का मिलान करना है। तो देखिए जब कोई कर्ता अपने आप काम ना करके किसी और से काम करवाता है या किसी और को प्रेरणा देता है काम करने की, तो वहां क्या हो जाता है, बोलो सर वहां पे आपका प्रेरणार्थक क्रिया होता है। पहला हो गया। दूसरा, राम रोटी खाता है, क्या खाता है भैया, रोटी खाता है, तो ये क्रिया कैसी है, कर्म के साथ है, मतलब ये सकर्मक हो गई। वेदांत पढ़ता है, वेदांत पढ़ता है, देखो पढ़ना तो वैसे सकर्मक क्रिया है लेकिन कर्म नहीं लगा है इसलिए ये अकर्मक हो गई।
और कह रहा वह लड़का चल और बसा। देखो चलना अलग क्रिया है, बसना अलग क्रिया है। तो जब दो अलग अलग क्रियाएं आपस में मिलती हैं तो वहां क्या होता है, वहां पे संयुक्त क्रिया का निर्माण होता है। इसका मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे संयुक्त क्रिया का निर्माण हो जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या डी का पहला कहां पे है, इसमें है, ये वाला आंसर होगा। और ए का चौथा आंसर मिल गया आपका, वेरी गुड। कह रहा नीचे दो कथन दिए गए हैं। कोई पूछ रहा था मेरे से कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ले आना। देखो क्वेश्चन आसान है, पढ़ना इसको। कह रहा नीचे दो कथन दिए गए हैं, ठीक है। कथन एक है ये और कथन दो है ये। आपको मिलान कर मतलब आपको देखना है, पढ़ना है। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनना है आपको। पढ़िए जरा। अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। पढ़ने से दूर रहता है। अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है। सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म के बिना उसका अर्थ पूरा नहीं हो सकता। एकदम हलवा है भाई। कह रहा कि अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, नहीं भाई, कर्ता से होता है, और इनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। और सकर्मक क्रिया में कर्म इंपॉर्टेंट है, कर्म पर पड़ता है, और कर्म के बिना क्रिया का अर्थ नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, पहला गलत दूसरा सही। ये तो गलत हो गया, पहला सत्य बता रहा नहीं। पहला कथन असत्य है, ठीक है, किंतु दूसरा सत्य है, बस यही वाला आंसर हो गया। बी इज राइट आंसर। क्या सभी का बी आया है, वेरी गुड। क्वेश्चन कह रहा है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन गलत है, बताइएगा। पढ़िए और आंसर बताइए, एकदम आसान है, छापिए इसको। संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विकारी शब्द हैं। अरे विकारी शब्द, उसके बाद कह रहा विशेषण और क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद माने गए हैं, सकर्मक और अकर्मक। आपको बताना है कथन कौन सा गलत है। कह रहा है कि संज्ञा सर्वनाम और क्रिया ये विकारी शब्द हैं, तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण ये तीनों विकारी शब्द हैं चारों। बोले सर सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहा विशेषण और क्रिया अविकारी शब्द है, क्रिया विशेषण। देखो विशेषण अविकारी शब्द नहीं है, क्रिया विशेषण अविकारी शब्द है। यार ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, स्टेटमेंट सही है। कह रहा क्रिया के प्रमुख रूप से दो भेद हैं, मतलब कर्म के रूप से, सकर्मक अकर्मक, बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा है सर, गलत यही वाला है, बी वाला। बी वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। क्रोध भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन कह रहा कि क्रोध है, प्रेम है, प्यार मोहब्बत घृणा नफरत क्रोध ये सब भाववाचक है। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेते हैं क्या सर, एग्जाम का टेस्ट दे से? हाँ बिल्कुल, सारे एग्जाम। अगर मैक्स पास प्रो मैक्स ले लिया तो सारे एग्जाम मिलेंगे। और पास प्रो मैक्स में शायद आपको वो भी मिल जाएगा, जो पीडीएफ होती हैं वो भी मिल जाएंगी, आई थिंक, देखना पड़ेगा एक बार। विस्मयादिबोधक, विस्मयबोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, बताइएगा, पढ़िएगा अच्छे से। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। इनके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये वक्ता के हर्ष शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। पर समझिएगा, ठीक। मैंने कहा वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, दृश्य है, ठीक है। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। इस वाक्य से कोई मतलब नहीं है, स्वतंत्र है, स्टेटमेंट सही। इनके आगे विस्मय बोधक चिन्ह लगता है, बिल्कुल लगता है, स्टेटमेंट सही। ये वक्ता हर्ष शोक आदि, मतलब आदि मनोभाव, और भी मनोभाव हैं, उनको व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही। यहां देखो क्या कह रहा है, एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। ऐसा कैसे भाई? आपने कहा वाह, आपने कहा हाय, आपने कहा अरे, तो ये सब अलग अलग है, नहीं है? इसका मतलब बी वाला स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, गलत है। क्लियर है सभी को? चलिए, शाबाश भी आ जाएगा। अब इसको पढ़िएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ है, आपको बताना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानिएगा पहले। संबंध बोधक होता क्या है, ये नए वाले बच्चों के लिए है। सर्वनाम, इधर क्या है, संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम में से कोई एक है, इनके बीच में अव्यय आ गया,
और इधर भी क्या है, संज्ञा या सर्वनाम में से कोई एक है। मतलब संज्ञा संज्ञा के बीच में, संज्ञा सर्वनाम के बीच में अगर कोई अव्यय शब्द फंस जाता है बेचारा, तो इसको हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये पहली ट्रिक है, पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कभी भी ऐसे शब्द आ जाए के साथ, से पहले, के बाद, ऐसे शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये सब क्या होते हैं, विभक्ति के साथ जो होते हैं वो भी आपके संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। कह रहा कि वह मेरे घर के पीछे, देखो के पीछे, के आसपास, ऐसे ही पकड़ लो, के बिना, तो ये जो बिना शब्द है, आसपास शब्द है, पीछे शब्द है, ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। यह काम पहले करना चाहिए था, तो करना चाहिए था, ये क्या है, क्रिया है। और इससे पूछो कब करना चाहिए था, तो कह रहा पहले करना चाहिए था, मतलब ये क्रिया विशेषण है, ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें संबंध बोधक अव्यय नहीं है, बाकी तीनों में मेरे भाई संबंध बोधक अव्यय है। क्वेश्चन अगला कह रहा किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग किया गया है, बताइएगा। मध्यम पुरुष समझते हो ना, तू अगर छोटा है तो, बराबर है तो तुम, आदरणीय है तो आप, तुम्हें, तुम्हारा, आपको, ऐसे शब्द। कह रहा किसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ, कह रहा आप भला तो जग भला। अब आप भला इसका मतलब क्या हो गया, अपने आप अगर भले हो, आप भला तो जग भला, मतलब अपने आप भले हो तो जग भला है। जैसे कहता है अपने से बड़ों की सेवा करो या अपने से बड़ों का आदर करो, तो वहां भी क्या होगा, वहां भी निजवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पे आप जो है वो अपने आप के लिए यूज हुआ है, ये क्या हो जाएगा, निजवाचक। तो निजवाचक सर्वनाम में मैंने आपको क्या बताया है, निजवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया कि कहीं भी अपने आप आ जाए, ठीक है, कहीं भी स्वयं आ जाए, कहीं भी स्वतः आ जाए, कहीं भी खुद आ जाए, ऐसे शब्द अगर आपको मिलते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, आप ही कर लूंगा मतलब अपने आप करूंगा, ये भी क्या हो गया, निजवाचक हो गया। अपने से बड़ों का आदर करो, ये देखो आ गया, अपने से बड़ों का आदर करो, ये भी निजवाचक में आएगा। बचा कौन सा, ये। ऐसे समय पे आप साथ ना दोगे तो कौन देगा। अब आप यहां पे मध्यम पुरुष हो गया, मतलब आप, हम आपके लिए कह रहे हैं, ये मध्यम पुरुष हो गया। क्लियर है। तो सी वाले जो आंसर कर रहे हो वो बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन आ जाओ। कह रहा है कि सही स्थानापन्न शब्द नहीं है, स्थानापन्न बोले तो सही शब्द नहीं है इसमें से कौन सा, जो आज तक से संबंधित है आधुनिक, जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन, हास्य व्यंग्य से पूर्ण, नाटक रूप प्रहसन, आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका कहलाता है। बताइएगा, आंसर करो यार सभी लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ ना आप लोग। मैंने क्या कहा, शेयर लाइक मत किया करो मेरी क्लास को, केवल आंसर किया करो, सही गलत जो भी हो आंसर करो बस। अब देखो, आकाश में असंख्य तारों का पुंज निहारिका कहलाता है, बोले सर एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप जो होता है उसे प्रहसन कहते हैं, बोले सर सही है। किसी को जड़ से उखाड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, उन्मूलन कहते हैं। उन्मूलन का विलोम रोपण होता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, उन्मूलन होगा। लेकिन जो आज तक से संबंधित हो उसे क्या कहा जाता है, उसे अद्यतन कहते हैं, ना कि आधुनिक कहते हैं। आधुनिक मतलब नया हो गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर है। क्लियर। क्वेश्चन अगला, कृतकार्य शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है, बताइएगा। जिसने संकल्प कर रखा हो, जो कार्य करने के लिए तत्पर हो, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जो क्रूर कर्म करता हो। तो जो क्रूर कर्म करता है उसे आतताई कहते हैं, आतताई कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो कार्य करने के लिए तत्पर हो उसे कर्मण्य कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कर्मण्य कहते हैं। और जिसका प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, उसको कृतकार्य कहते हैं, कृतार्थ कहते हैं, ठीक है। अद्यतन होता है, बिल्कुल। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना। पहले तो ये बता दो क्या सभी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और क्लास कैसी लग रही है, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं ये भी बताओ। और डेली क्लास सेम टाइम पे चलती है। क्या सारे क्वेश्चन इतने ही डिफिकल्ट आएंगे, नहीं सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएंगे। 1-2 क्वेश्चन, मतलब 30 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन तो इजी होंगे, 4-5 क्वेश्चन भी इजी हो सकता है 20 क्वेश्चन इजी हो, 10 तगड़े हो, लेकिन इजी तो आप कर लोगे। तगड़े वाले तो भी करना है ना, जो तगड़े वाले क्वेश्चन कर ले जाएगा सिलेक्शन तो उसी का होना है। इजी वाले तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। क्या पूछना है भाई एनिमेशन जी। कह रहा उद्गम का क्या होता है, जहां उद्गम मतलब निकलना, जहां से निकल रहा है, जन्म हो रहा है, उद्गम का क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, ठीक है। प्रासाद का मतलब जानते हो क्या होता है, महल होता है। प्रासाद का महल, तो पर्णकुटी मतलब कुटिया। आलोक मतलब प्रकाश हो गया, तिमिर मतलब अंधकार हो गया। और प्रशांत का क्या हो जाएगा भैया, तो आप कहोगे सर प्रशांत का उद्भ्रांत कर देंगे, अप्रशांत भी हो सकता है वैसे। तो पहले का तीसरा, मतलब ए का तीसरा कहां पे, ये दोनों काट दो। बी का दूसरा ही यही वाला है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर
सी। क्या सभी का सी आया है? वेरी गुड। अगर ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो सही है, मतलब इतना इजी में मत जाओ, वरना इजी तो दुनिया करा ही रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से गलत शब्द युग्म बताइए। अब आपको मैं क्या करूंगा, कल हो सका तो मैं वो वाला पेपर सॉल्व कराऊंगा जो 54 पोस्ट के लिए आया था, उसका जूनियर असिस्टेंट का, करा दूंगा सॉल्व एक बार। तृष्णा का वितृष्णा, वादी का प्रतिवादी, संयोग का वियोग, संकल्प का अकल्प। कह रहा है कि गलत शब्द युग्म, मतलब ये विलोम की बात कर रहा है। इसमें कौन सा गलत विलोम है आपको बताना है, विलोम कौन सा गलत है ये बताना है। आंसर करिएगा सभी लोग। देखो, तृष्णा का मतलब जैसे आप किसी चीज के भाई प्यासे हैं और आपकी प्यास बुझ गई, मतलब वितृष्णा, ठीक है ना, वितृष्णा, ठीक है। तो तृष्णा का वितृष्णा हो सकता है। वादी मुकदमा दायर करने वाला, प्रतिवादी उसका वाद करने वाला। संयोग का वियोग होगा। संकल्प का क्या होता है मेरे भाई, संकल्प का विकल्प होता है, विकल्प होता है। और अकल्प का कल्प होगा। इसका मतलब आंसर आपका डी होगा। क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा कि प्रकृत का विलोम क्या होगा बताइएगा। सुकृत है, बहिष्कृत है, अपकृत है, अनुदित है। देखो, अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ, जिसका अनुवाद किया गया हो। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर इसका विलोम मौलिक होगा। सबसे अच्छी बात कि आपको हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम मिल रहा है, ये अच्छी बात है, ठीक है। बहिष्कृत मतलब आपने जिसका बहिष्कार किया है। तो स्वीकृत का क्या हो जाएगा? जिसका स्वीकार किया है। तो स्वीकृत हो जाएगा बहिष्कृत का। सुकृत का क्या हो जाएगा? कुकृत हो जाएगा, कुकृत, ठीक है। बचा कौन सा? अप्रकृत। प्रकृत का अप्रकृत हो जाएगा, सी वाला आंसर कर देंगे। तो ये 35 क्वेश्चन